अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, CSS कंसल्टेंट CSS एट होम के प्लेटफॉर्म से है एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम पाकिस्तान अफेयर के प्री पार्टीशन में जो पॉलिटिकल मूवमेंट हुई है, जो एक कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है अक्सर कैंडिडेट के लिए, मैं उसको सीरीज़ वाइज लेके चल रहा हूं ताकि तमाम दोस्तों को कोई भी इस किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ बनाने का मकसद ये है कि आपको प्री पार्टीशन में पॉलिटिकल मूवमेंट में जो चेंजिंग हुई हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर आपके जहनों में बनाना, और साथ में FPSC PPSC या किसी किस्म के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें आने वाले जो MCQs हैं वो आपके लिए आसान बनाना है, ताकि आप जैसे ही आपके सामने किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट का क्वेश्चन आए तो आप विदाउट कंफ्यूजिंग 100% श्योर के साथ आप फ़ौरन उसको टिक करें। तो आते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ, जो है साइमन कमीशन। ये लेक्चर नंबर 8 है। जिन दोस्तों ने मेरे पहले लेक्चर नहीं देखे उनसे गुजारिश है कि ये लेक्चर सीरीज़ वाइज कनेक्टिविटी है, इनमें एक कोहेरेंस है, तो आप पहले वो लेक्चर देखें फिर आप ये लेक्चर देखें ताकि आपके लिए आसानी हो। तो आज का जो साइमन कमीशन है ये क्या था, ये क्यों पेश किया गया, इसके क्या मेजर रिकमेंडेशन थी, और इसमें साइमन कमीशन में किन किन लोगों ने शमूलियत इख्तियार की, उस जो कमेटी बनाई गई थी उसके मेंबर कितने थे, और उस कमेटी के हेड कौन थे, ये कब पेश किया गया। ये तमाम कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस और एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन या अक्सर जो पूछे जाने वाले सवालात हैं उनका जवाब आपको इस लेक्चर के एंड तक तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। और आखिर में ये साइमन कमीशन अप्रूव्ड हुई थी या रिजेक्ट, इसका भी आपको पता लग जाएगा। तो आते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। साइमन कमीशन 1930। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं कि जैसे कि आपको पता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो 1919 के नाम से भी जाना जाता है, उसमें एक डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था। लेकिन उसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी थी, लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी पेश आ रही थी ब्रिटिश को कि ये डायरकी सिस्टम को एबोलिश किया जाए। उनके लिए एक ये मुश्किल हो रहा था इसको मैनेज करना। तो आते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डायरकी सिस्टम। डायरकी सिस्टम मैंने पहले भी इसको डिटेल में बताया हुआ है। इसमें ये डायरकी सिस्टम का मतलब होता है कि हम सिस्टम को जो प्रोविजनल एटोनॉमी है कि कम्प्लीटली खुद मुख्तियार सूबे को नहीं बनाया जाता, बल्कि उसकी पावर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक ट्रांसफर्ड था, दूसरा रिजर्व था। तो ये मैंने डिटेल में बनाया हुआ है, ये पीछे आप देख सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि डायरकी सिस्टम का मतलब है कि प्रोविजनल ऑटोनॉमी नहीं होती उसमें पावर तक तमाम के तमाम पावर सूबे के पास नहीं होते, बल्कि कुछ सेंटर के पास होते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि UK PM स्टैनली बाल्विन वांटेड टू रिफॉर्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दी स्टैनली बाल्विन, ये क्वेश्चन आता है साइमन कमीशन के टाइम UK के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ये थे स्टैनली बाल्विन। तो इन्होंने कहा कि थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करनी चाहिए, मैं करना चाहता हूँ, रिफॉर्म लाना चाहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो उन्होंने क्या किया, अ कमीशन कंप्राइज्ड ऑफ 7 मेंबर्स हेडेड बाय सर जॉन साइमन सेंट टू द इंडिया इन 1927। जी हाँ, ये बहुत 3 MCQs इसमें से निकल रहे हैं कि जो कमीशन बनाई गई थी वो 7 मेंबर पर मुश्तमिल थी और उसके हेड थे सर जॉन साइमन। और ये इंडिया कब भेजी गई थी, याद रखें 1927 में। ये साइमन कमीशन अप्रूव 1930 में हुआ, लेकिन जो ये डेलीगेशन भेजा गया था, जो ये कमीशन भेजा गया था, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो 1927 में है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि द कमीशन पब्लिश इट्स रिपोर्ट इन 1930 नॉन एज ए साइमन रिपोर्ट विद 2 वॉल्यूम। जी हाँ, ये जो साइमन कमीशन जो रिपोर्ट थी ये 1930 में पब्लिश की गई थी और ये 2 वॉल्यूम पर मुश्तमिल थी, इतनी बड़ी रिपोर्ट थी। तो ये बैकग्राउंड आपने समझा कि कॉम्प्लेक्सिटी थी डायरकी सिस्टम में, जो ब्रिटिश थे उसको थोड़ी सी अमेंडमेंट करना चाह रहे थे, और उन्होंने एक रिपोर्ट उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, कमीशन बनाई थी 7 मेंबर पर मुश्तमिल, और वो इंडिया भेजी थी 1927 में, और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी 1930 में जो 2 वॉल्यूम पर मुश्तमिल थी। अब इसकी साइमन कमीशन की मेन रिकमेंडेशन क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी मेन रिकमेंडेशन क्या थी कि एबोलिशन ऑफ डायरकी एंड इंट्रोड्यूस ऑफ प्रोविजनल ऑटोनॉमी, मतलब कि डायरकी सिस्टम जो ट्रांसफ़र और एक रिज़र्व में डिवाइड किया गया था कि सूबे की पावर को दो हिस्सों में तोड़ा गया था, मतलब सूबा बा इख्तियार नहीं था तमाम मामलात में। तो साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी फर्स्ट के इसको ख़त्म किया जाए और सूबे को बा इख्तियार बनाया जाए।
और अगर आप इधर राइट साइड पे एंड वाला पॉइंट पढ़ें, डायरकी इन द सेंटर, उन्होंने कहा कि जो डायरकी है वो सेंटर में इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, मरकज़ में, ना कि प्रोविजनल में। मतलब सूबे को बाख्तियार बनाया जाए और जो मरकज़ हो हमारा, जो फेडरल हो, उसको हम ट्रांसफ़र और रिज़र्व में डिवाइड करें। एंड अब इधर आप लेफ़्ट साइड पे आ जाएं, दूसरा पॉइंट पढ़ें, थोड़ी आप मिडल वाला पॉइंट पढ़ें, फेडरल गवर्नमेंट। तो ये मैं इसीलिए आपको दरमियान से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये कनेक्टेड है। मतलब एबोलिशन ऑफ डायरकी सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस प्रोविजनल ऑटोनॉमी, एंड फिर आखिर में आप डायरकी इन द सेंटर, और मिडल में आप देखें फेडरल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, वफाक की हुकूमत। जब वफाक की हुकूमत होगी तो फिर उसको सेंटर में डिवाइड किया जाएगा। और आखिरी दो उसके थे कि स्पेशल पावर्स टू गवर्नर जनरल, कि स्पेशल पावर्स होंगी वो गवर्नर जनरल को दी जाएंगी, जो भी होगा गवर्नर जनरल उसको स्पेशल पावर होगी। अब स्पेशल पावर्स तो बहुत सी होती हैं, लेकिन एक मेरे अभी जो जहन में आ रही है, जैसा कि हमारे इधर पाकिस्तान में ये होता है कि जो हमारा सदर होता है, पहले ये गवर्नर जनरल के नाम से, बाद में फिर इसको सदर के ओहदे से मनसूख किया गया था। तो जो सदर होता है उसके पास ये एक स्पेशल पावर ये होती है, एक छोटी सी मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कि अगर कोई भी शख्स सज़ा याफ्ता है, सज़ा मौत उसे दी गई है, अगर वो दरख्वास्त करता है अपने सदर से, अगर वो मेरिट पे पूरा उतरता है वो शख्स, या वो रहम दिली करके सदर जो है किसी भी सज़ा याफ्ता को सज़ाए मौत भी माफ़ कर सकता है। ये एक छोटा सा स्पेशल पावर है। इस तरह की डिफेंस में हो सकती हैं, इस तरह की इमरजेंसीज़ में हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि हम स्पेशल पावर देंगे गवर्नर जनरल को। अब वो क्या थी उसकी डिटेल में जाने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, बस आप ये सोचें कि मेजर रिकमेंडेशन जो थी स्पेशल गवर्नर को दी जानी थी साइमन कमीशन के तहत। एंड लास्ट था कि सेपरेशन ऑफ सिंध वुड बी एग्जामाइन। तो जो सेपरेशन ऑफ सिंध था उसको हम नज़रसानी करेंगे। मतलब उन्होंने इस बात को जो है माना नहीं, लेकिन ये कहा कि ये हम नज़रसानी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये देखा कि ये मेजर रिकमेंडेशन जो थी किसी हद तक अच्छी थी, ठीक है, और सिर्फ सिंध को अलग ना करने की वजह से ये थोड़ी सी बुरी लग रही थी। लेकिन इसका मेन जो डीमेरिट्स था वो ये था वो कि इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट में तमाम के तमाम लोग जो थे ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे। कोई भी शख्स इंडिया से इंडियन नहीं था, और ना ही मुस्लिम था, ना हिंदू था उसमें। तमाम के तमाम जो थे ब्रिटिश थे। रिफॉर्म वर नॉट बैड, बट मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस वर नॉट हैप्पी विद साइमन कमीशन बिकॉज देयर वाज नो सिंगल हिंदू मेंबर इन द टीम ऑफ साइमन कमीशन। जी देखा ना कि मुस्लिम लीग का भी कोई मेंबर इन्होंने नहीं लिया, और जो कांग्रेस का मेंबर भी इन्होंने नहीं लिया। तो ये उनके लिए एक बात जो थी इंडिया वालों के लिए बर्दाश्त से बाहर थी कि यार ये जो 7 के 7 इन्होंने मेंबर बनाए हैं, इन्होंने अपनी ही कमेटी से सारे जो ब्रिटिश बना लिए हैं, हमारी मुस्लिम लीग से क्यों नहीं लिए। तो उन्होंने कहा कि ये हमें जो साइमन कमीशन है ये हमें नामंजूर है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि अगर ये इनकी रिकमेंडेशन हम अभी ये मान लेते हैं तो वो आगे पता नहीं कितनी कितनी किस्म की रिकमेंडेशन करेंगे, और हमारे लिए आवाज़ उठाना भी जो है हक नहीं रहेगा, क्योंकि हम उस कमेटी के कोई भी हमारे हिंदू जो पर्सन है, या मुस्लिम लीग या कांग्रेस से कोई भी, या मुस्लिम और कोई भी हिंदू उसका मेंबर नहीं है। तो ये हमारे लिए ख़तरे वाली बात है, और आगे जाके ये हालात संगीन हो सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, लेकिन इसमें से मैं अगर आपको इन शॉर्ट कंक्लूड करूं तो आप ये याद रखें इसमें से कि साइमन कमीशन डायरकी सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी थी जिसकी वजह से पेश किया गया था, और वहाँ के जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, स्टैनले बॉलविन, उन्होंने कहा कि मैं इंडिया के जो कानून में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मैं कुछ रिफ़ॉर्म करना चाह रहा हूं। तो उन्होंने एक 7 मेंबर पे मुश्तमिल एक कमीशन बनाई। उस कमीशन का जो हेड सर जॉन साइमन को बनाया, और याद रहे कि वो इंडिया 1927 को पहुंचे थे, और जो कमीशन पब्लिश हुआ था वो 1930 में हुआ था, जिसको साइमन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, और ये 2 वॉल्यूम पर मुश्तमिल था। और इसकी मेजर रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि जो डायरकी सिस्टम है डायरकी सिस्टम सूबे से ख़त्म करके हम सेंटर में लाना चाहेंगे, फेडरल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे, और गवर्नर जनरल को स्पेशल पावर देंगे। इसके साथ साथ जो सेपरेशन ऑफ सिंध की बात
थी, जो कायद-ए-आज़म ने पहले भी की थी, उसको नज़रसानी किया जाएगा। लेकिन इस साइमन कमीशन में जो 7 के 7 मेंबर थे वो तमाम के तमाम ब्रिटिश थे, जिसकी वजह से जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस, जो एक मुसलमान और हिंदुओं की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी, उनमें से एक भी पर्सन उन्होंने नहीं लिया, जिसकी वजह से साइमन कमीशन को रिजेक्ट किया गया और इसको साइमन गो बैक के नारों से साइमन गो बैक के ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई। और जहाँ भी वो ये मतलब ब्रिटिश रहते थे, उनके घर के सामने, जो उस बिल्डिंग के सामने ये इन्होंने प्रोटेस्ट किया और वो बैनर पे साइमन गो बैक के नारे लिखवाए। तो आई होप दोस्तों, और एंड में ये जो साइमन कमीशन है ये डिसअप्रूव्ड हो गई। तो आई होप दोस्तों कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। और आने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।